नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। 1 मिनट रुकेंगे बच्चा? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। फटाफट से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन-कौन जुड़ चुका है। ठीक है, उसके लिए आपके कमेंट्स को मैं जो है सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ कौन-कौन जुड़ चुका है? तो हमारे साथ अनामिका, गोविंद, पिंकी, मोना, सान्या, दीपू, रजनी, तुषार, सुमित, अर्चना, अर्जुन, आशीष सभी को मेरी तरफ से गुड गुड आफ्टरनून बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैं आपको पढ़ा रही थी संविधान का निर्माण, है ना? अब इसमें से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया है कि मैम संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? संविधान सभा में एससी कितने थे? संविधान सभा में एसटी कितने थे? बेटा अभी चैप्टर का अंत नहीं हुआ है। मैं सब आपको बताऊंगी कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? एससी कितने थे? एसटी कितने थे? ठीक है? बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आए हैं और एक जो कन्फ्यूजन बन गया है और वो शायद मेरी ही गलती की वजह से वो कन्फ्यूजन बन गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूँ बच्चा। और जब टॉपिक का हम नाम लिखेंगे तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मैम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का निर्माण। मैम ये हमारा टॉपिक चल रहा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो उपाध्यक्ष को लेकर बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है कि जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन थे, जो हमारे उपाध्यक्ष थे, है ना, उनके लेकर उनको डेट इसलिए कंफ्यूजन हो गई क्योंकि मैंने क्या किया, फर्स्ट मीटिंग के नीचे इनको लिखवा दिया है। तो उससे बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है और मैंने आपको क्या-क्या लिखवाया था? एक तो मैंने लिखवाया था कि एक तो थे आपके एचसी मुखर्जी, यानी जिन्हें आप कहते हैं हरेंद्र कोमर मुखर्जी, इनका पूरा नाम था। एचसी मुखर्जी का पूरा नाम क्या था? हरेंद्र कोमर मुखर्जी। सुन लीजिए 1 मिनट, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और एक मैंने आपको लिखवाए थे वीटी कृष्णामचारी, है ना? ये 2 आपके मैंने डेप्यूटी चेयरमैन लिखवाए थे। कृष्णामचारी। तो बेटा जी इनके आगे आप जो डेट डाल लो ना, उसको डेट को डाल लो 11 दिसंबर 1946। ये डेट मेंशन करना मैं भूल गई उस दिन उसके आगे और आप इसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों आप ठीक से यहाँ पे कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। ठीक है, अब आगे हम चल सकते हैं, आगे की तरफ हम देख सकते हैं। तो आगे बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको पढ़ाना था थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज अपने डेप्टी चेयरमैन के आगे ये डेट मेंशन कर दीजिएगा। थर्ड मीटिंग है ना, यानी कि तीसरी बैठक। तो थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें पढ़ना है, थर्ड मीटिंग हमें पढ़नी है। और थर्ड मीटिंग प्यारे बच्चे कब हुई थी? तो मैम 13th ऑफ दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। जिन बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना उनकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली डेली ये कमेंट ना करें। जहां मुझे पीडीएफ की जरूरत होगी वहां मैं खुद ही पीडीएफ का यूज कर लूंगी। तो प्लीज बेटा जी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पढ़ने से ज्यादा आपका कमेंट्स पर फोकस रहता है और मैं कमेंट नहीं लूंगी बीच में, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चे आपकी थर्ड मीटिंग हुई थी। इस बैठक की जो शुरुआत हुई थी, है ना, वो किसके साथ हुई थी? तो आपकी इस बैठक की जो बिगिनिंग हुई थी वो हुई थी बेटा जी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ में हुई थी, जिसे बेटा जी आप इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इस प्रस्ताव के साथ हुई थी। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? आखिर मैम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो प्यारे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी ज्यादातर बच्चों ने, तो जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो उसके फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, ये सब आपका लिखा रहता है। तो वो क्या होती है आपकी प्रस्तावना। तो जो प्रस्तावना बेटा जिसे आप प्रिएम्बल कहते हो, उसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं मैम? उसको उद्देशिका भी कहते हैं। और उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये बिल्कुल किस तरह के था, जैसे आज की आपकी प्रस्तावना है, जैसे आज का आपका प्रिएम्बल है, तो उसी की तरह ये उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसमें आपके जो है बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया था, जो आज के प्रिएम्बल में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, इसको किसने पेश किया था, मतलब किसने इसको बनाया था? तो बेटा जी इसको पेश किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? आप लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिखिएगा, पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के सामने। इसको किसने पेश किया था? आप कहोगे मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो आगे आप देखोगे यहां पर कि मैं अगर आपसे आगे बात करती हूं, तो एक चीज को और ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कब किया गया था? एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 22nd January, on 22nd January 1947, on 22nd January 1947। लिखिएगा, इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, वेरी गुड मैम, 22 जनवरी 1947 इस आपके प्राइस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है, तो थर्ड मीटिंग में प्यारे बच्चे ये चीज आपकी हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी थर्ड मीटिंग हुई थी, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला, थर्ड मीटिंग कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस मीटिंग में पेश किया गया था? मैम 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग में हुआ था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने एक्सेप्ट किया था? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। नेहरू रिपोर्ट अलग थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी 1928 में, और हम बात कर रहे हैं 1946 और 1947 की। आप कहां से कहां लिंक कर रहे हैं बच्चों चीजों को? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जहां भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया, जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद में संविधान निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ने लगा। और इस संविधान निर्माण के कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए संविधान का एक ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। अब मैम ये ड्राफ्ट क्या होता है? तो बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, तो जैसे मैं आपसे ये कहूं
कि आपको बनाना है एक घर। तो आप ये बताओ मुझे, मान लो आपके पास एक ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट पे आपको घर बनाना है, तो आप क्या करते हो? घर बनवाने से पहले मैम हम उसका नक्शा बनवाते हैं कि हमें कहाँ पर बेडरूम बनवाना है, कहाँ बाथरूम रखना है, कहाँ किचन रखनी है, कहाँ पे जो है हमें अपना क्या कहते हैं बैठक बनवानी है। तो हम ये पूरा नक्शा बनाते हैं। तो ड्राफ्ट ऐसे जैसे आपने यहाँ पर घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया, इसी तरीके से संविधान को फाइनल करने से पहले क्या किया गया? उसकी ड्राफ्टिंग का काम दिया गया। यानी कि एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना देना प्यारे बच्चे। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी किसको दी गई थी? चलो मैं आपको लिखवाती हूं। ये था आपको समझाने के लिए कि ड्राफ्ट किसको कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर, एक नक्शा कि किस तरीके का होना चाहिए। तो बच्चे कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को दिया गया था। नहीं बेटा जी, आप जरा ध्यान से सुनना। यहां पर एक नाम लिखना, बी एन राव साहब का। बी एन राव साहब का नाम लिखना, और यहां पे लिखना कि इन्होंने क्या किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार इन्होंने ही किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट prepared by prepared by बी एन राव जी। इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया, इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और ये इन्होंने कब प्रिपेयर किया था? बेटा जी ये प्रिपेयर किया था इन्होंने अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। इसमें कितने आर्टिकल्स थे? ठीक है, और वो आपका 243। अभी थोड़ा, ठीक है, उसके बाद में शेड्यूल्स, इसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो वो थी बेटा जी 8। कितने शेड्यूल्स थे बच्चा? 8 शेड्यूल्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, लेकिन आपको मैं बता दूं, संविधान सभा के जो लोग हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब तेजी से काम कर रहे थे संविधान के ऊपर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बेटा बन रहा था, इस ड्राफ्ट के बनने से पहले उन्होंने एक कमेटी को फॉर्म कर दिया था। मैं अगेन रिपीट करती हूं, इस ड्राफ्ट के प्रिपेयर होने से पहले उन्होंने कमेटी को फॉर्म्ड कर दिया था। और वो जो कमेटी थी प्यारे बच्चे, उस कमेटी की जब मैं बात करती हूं, तो उस कमेटी का काम क्या था? तो उस कमेटी का काम था मैम कि यहां पर आपका जो संवैधानिक प्रारूप है, इस पर विचार करना। तो आप कहोगे कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था, इस ड्राफ्ट के ऊपर विचार करने के लिए एक बनाई गई थी प्रारूप समिति। इसको प्रारूप समिति कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और बेटा जी इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई थी? इसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों था? क्योंकि ड्राफ्ट पर ही इसको विचार करना था। क्योंकि मैम ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, इस पर विचार करके इसे अपनी फाइनल रिपोर्ट्स देनी थी कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। सॉरी, मैंने यहाँ 8 लिख दिया है बेटा, इसे 13 कर लेना। सॉरी, अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया। सॉरी सॉरी, 8 होंगी आपकी आगे चलकर फाइनल में। 13 कर देना इसको। बेटा जी इसको 13 कर देना आगे। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका गठन कब किया गया, ये फॉर्म्ड कब हुई थी? तो फॉर्म्ड हुई थी मैम 29 ऑफ अगस्त
29 ऑफ अगस्त 1947 को। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो मैम चेयरमैन हुआ करते थे आपके बी आर अंबेडकर साहब जी, बी आर अंबेडकर साहब जी। ठीक है, इसमें बेटा जी 6 अन्य सदस्य कौन थे? 6 अदर मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर्स थे और अंबेडकर जी के अलावा इसमें 6 अदर मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे अदर? 6 अदर मेंबर्स थे। आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट रेडी हुआ है अक्टूबर 1947 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूं तो कमेटी कब बन गई है? 29 ऑफ अगस्त 1947 में। इसका मतलब समिति को पहले ही बोल दिया गया था कि जैसे ही ड्राफ्ट तैयार होगा आप तुरंत काम शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप प्यारे बच्चे यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या क्या आपका जो है कौन सदस्य था, ठीक है। अब सदस्यों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप पहला नाम लिखेंगे बेटा जी, इतना आपने लिख लिया होगा। पहला नाम आप लिखेंगे के एम मुंशी। जो इसमें 6 अन्य सदस्य थे उनका नाम मैं लिखने जा रही हूं। पहला लिखिएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और नेक्स्ट लिखिएगा बी एल मित्र। बेटा बी एल मित्र ने आगे चलकर दे दिया था त्याग पत्र और इनकी जगह पर फिर आए थे, इनकी जगह पर बेटा जी सदस्य बने थे एन माधव राव जी, एन माधव राव जी। क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया था, लिख सकते हो आप, आगे चलकर त्याग पत्र। त्याग पत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेजिग्नेशन। तो इन्होंने आगे चलकर त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेटा अनुसूचियों में कंफ्यूज मत हो, वो ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं, उस समय पर 13 अनुसूचियां उन्होंने उस ड्राफ्ट के अंदर रखी थी, ठीक है। त्यागपत्र किसने दिया था? बी एल मित्र ने बेटा, और इनकी जगह पर फिर आ गए थे एन माधव राव। अब एक और मेंबर हैं जो शुरू में इसके मेंबर थे लेकिन आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चा कह रहा है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, टोटल 7 थे, अन्य सदस्य 6 थे बेटा। दोनों में डिफरेंस समझो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे और प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे, तो दोनों क्वेश्चन में आंसर है, दोनों क्वेश्चन में अंतर अलग है और आंसर भी अलग है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है टोटल मेंबर्स और एक क्वेश्चन पूछा है अदर मेंबर्स, ठीक है। आप दोनों को मिक्स कर दे रहे हो और बोल रहे हो 7 थे 7 थे 7 थे, यही लिखे जा रहे हो कमेंट में। टीचर ने क्या लिखा है उस पे आपका फोकस नहीं है कि टीचर ने लिखा है एक तो बी आर अंबेडकर हो गए और 6 अन्य सदस्य हो गए, तो मैम 1 + 6 = 7 होता है। ये भी तो देखिए बेटा, नहीं शेड्यूल 8 नहीं होगा, 13 होगा। यहां पे इन्होंने 13 बताया था, ठीक है। टोटल 7 और अदर 6, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं, मैं सदस्य लिखवा रही हूं। अब यहाँ पे आपके जो छठे सदस्य हैं उनका नाम लिखिएगा। उनका नाम है बेटा जी डीपी खेतान। अब डीपी खेतान की बेटा जी हो गई थी मृत्यु आगे, ठीक है, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जगह पर आए थे टीटी कृष्णामचारी। इनकी जगह पर आए थे टीटी कृष्णामचारी। क्यों आए थे मैम इनकी जगह पर? क्योंकि बेटा जी इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी।
इसीलिए मैम इनकी जगह पर ये आए थे। वीटी कृष्णामचारी नहीं, टीटी कृष्णामचारी, क्योंकि वीटी कृष्णामचारी तो उपाध्यक्ष थे, अभी सुबह ही मतलब सबसे पहले लिखवाया है, ये रहा टीटी कृष्णामचारी, और वो थे वीटी कृष्णामचारी, दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे और आपके अध्यक्ष। अब आगे सुनिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ। अब ये जो समिति थी, इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट दी। इस समिति ने अपनी क्या किया, इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट दी। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, बताओ रिपोर्ट किसको दी? फर्स्ट रिपोर्ट इस कमेटी ने किसको दी? मेरा प्रश्न आपसे ये है। प्रथम रिपोर्ट दी, और बिल्कुल सही बच्चों आप लिख रहे हो, 21 Feb 1948 में। इस समिति में मैम इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी, इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने अपनी रिपोर्ट में, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसने कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर कि आर्टिकल 315 होने चाहिए। कितने आर्टिकल होने चाहिए? 15। और इसने कहा कि जो शेड्यूल्स हैं वो 13 नहीं, वो 8 होने चाहिए। जबकि आपके जो बी.एन. राव साहब ने ड्राफ्ट बनाया था, उन्होंने कहा था कि 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स होने चाहिए। इसने कहा कि भैया 315 आर्टिकल्स और अनुसूचियां 8 होनी चाहिए। ये किसने कहा? इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट में कहा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ये रिपोर्ट किसको दी गई थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये रिपोर्ट किसको दी गई थी, किसी ने मुझे इस प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं किया। इतना टफ प्रश्न नहीं था ये। वेरी गुड मैम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। किसको दी थी ये रिपोर्ट? इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दी थी? संविधान सभा को। संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दी थी, क्योंकि संविधान सभा ने ही तो ये आपकी बनाई थी। अब इन्होंने बेटा जी रिपोर्ट तो दी, लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां निकली। इस रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमियां हैं, इनको चेंज करवाइए भाई। तो जो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी, इसको वापस ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया और कहा गया कि आप दोबारा से इस पे डिस्कस करो, इसमें जो कमियां हैं उनको खत्म करो। तो फिर आपकी प्रारूप समिति एक रिपोर्ट और बनाएगी, जो कि इसकी फाइनल रिपोर्ट होगी। पहले आप इतना लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट रिपोर्ट कब आई मैम? 21 Feb 1948 को। लेकिन इसमें क्या था लिखना, इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें बहुत सारी कमियां थी। और कमियां किसने निकाली? संविधान सभा के सदस्यों ने, ठीक है। अब इसमें कमियां थी, तो इसने क्या किया, इन कमियों को दूर किया और बेटा जी अपनी फाइनल रिपोर्ट इसने दी, जिसे आप कहते हैं कि प्रारूप समिति की अंतिम रिपोर्ट। प्रारूप समिति की अंतिम रिपोर्ट। लास्ट रिपोर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। लास्ट रिपोर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और ये कब दी गई थी? वेरी गुड मैम, 26 October 1948 को। 26 October 1948 को प्रारूप समिति ने कहा कि ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है, ये हमारी अंतिम रिपोर्ट है। अब क्योंकि रिपोर्ट फाइनल थी, तो अब क्या होना था? अब मैम इस पूरी रिपोर्ट पर होना था संविधान सभा में डिस्कशन। संविधान सभा के अंदर चर्चा होनी थी मैम। और जब अंतिम रिपोर्ट आ गई थी बेटा, तो लिखिएगा आगे कि क्या हुआ अंतिम रिपोर्ट आने के बाद। इस रिपोर्ट पर, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए
संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा 3 वाचन, वाचन किसको कहते हैं मैम? रीडिंग। 3 वाचन बुलाए गए। अब आपका अगला क्वेश्चन, मैम वाचन किसको कहते हैं? वाचन क्या होता है? वाचन किसको कहा जाता है? हमने रट तो लिया है कि वाचन हुए, लेकिन वाचन क्या होता है? बेटा जी, ये वाचन आज भी आपके संविधान, सॉरी, आपके संसद में होते हैं। अब मैं आपको पहले समझाती हूँ और फिर उनकी डेट लिखती जाती हूँ। देखो, कभी भी बेटा अगर फर्स्ट रीडिंग होती है, कभी भी फर्स्ट रीडिंग होती है, कभी भी प्रथम वाचन होता है, तो उस पर क्या होता है? उस पर, उसमें क्या क्या काम होता है? पहले तो लिखिएगा, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। वाचन को क्या कहते हैं? रीडिंग। और ये कब से कब तक हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। अब ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है मैम? तो इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है उसको सभी मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो रिपोर्ट होती है उसकी फोटो कॉपीज निकाली जाती हैं और सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूं, जब भी प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट जो आपका वाचन होता है, फर्स्ट जो रीडिंग होता है, उस रीडिंग के अंदर रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके सामने? संविधान सभा के सामने, उनके सभी सदस्यों के सामने उसको पेश किया जाता है और उसकी जीरोक्स कॉपी सभी मेंबर्स को दे दी जाती है। क्यों दी जाती है मैम? क्यों दी जाती है मैम? क्योंकि जब सेकंड रीडिंग होती है, जो कि सबसे लंबी होती है, उसमें इन सब पर चर्चा होती है। तो फर्स्ट में क्या होता है? रिपोर्ट पेश होती है और उसकी जीरोक्स कॉपी सारे मेंबर्स को बांट दी जाती है। ठीक है? फिर बेटा जी, आपकी सबसे लंबी रीडिंग होती है सेकंड रीडिंग, सेकंड वाचन। कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे लंबा होता है ये, लॉन्गेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा वाचन। ठीक है, 17 ऑफ अक्टूबर 1949 तक ये हुआ था, सबसे लंबा। और इसमें क्या होता है? तो मैम जो रिपोर्ट दी थी ना पढ़ने के लिए, सारे मेंबर पढ़ के आते हैं, सारे मेंबर वो पढ़कर आते हैं। और यहाँ पे जब वो पढ़कर आते हैं बेटा जी, तो फिर उनसे क्या होता है? चर्चा की जाती है। और जब चर्चा होगी तो क्या होगा? एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, सारे मेंबर्स अपनी अपनी बात करेंगे, तो ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड रीडिंग किसको कहते हैं? थर्ड रीडिंग में क्या होता है? तो रिपोर्ट को पास किया जाता है, मतलब यहाँ पे पारित किया जाता है किसी भी चीज को। ये कब से कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। सबसे इंपॉर्टेंट डेट अंडरलाइन कर लो, क्योंकि संविधान बनकर तैयार होने वाला है। ठीक है, अब ये संविधान बन गया क्योंकि ये लास्ट डेट थी। पहले में क्या हो गया? पहली रीडिंग में मैम जीरोक्स कॉपी कराई, सभी मेंबर्स को दे दी और आपकी रिपोर्ट पेश की गई। दूसरे में चर्चा हो गई, जितने चेंजेस होने थे सब दूसरे में हो गए, और तीसरे में मैम पास कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर ये रिपोर्ट आपकी जो है ये फाइनल हो गई, मतलब इसका यहाँ पे 26 ऑफ नवंबर को ये फाइनल हुआ, तो डेट लिखिएगा 26 ऑफ नवंबर 1949। इसी दिन क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ। प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए क्या कहते हैं, इस दिन को संविधान या विधि दिवस कहते हैं, संविधान या विधि दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बच्चा कह रहा है सेकंड में रॉन्ग है डेट, बताओ क्या रॉन्ग है। बेटा रॉन्ग कहने से काम नहीं चलता है, रॉन्ग क्या है वो भी बताना पड़ता है। 15th ऑफ नवंबर 1948 से 17th ऑफ अक्टूबर 1949, ध्यान से देखो 48 नहीं लिखा है, 49 लिखा है। ठीक है, और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन क्या किया गया, संविधान द्वारा B.R. अंबेडकर जी के कहने पर अपनाया गया, अपनाया गया यानी कि एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया, इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। अभी केवल एक्सेप्ट हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, इसमें कितने आपके आर्टिकल्स जो हैं इसी दिन लागू हो गए थे, टोटल कितने आर्टिकल्स थे, ये सब हमें पता होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो संविधान बनकर तैयार हुआ, अभी हम इसी डेट की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 की ही बात चल रही है, ये मत समझना अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। अब इसी दिन क्या हुआ कि जो आपका संविधान था, जो बनकर तैयार हुआ था, इस संविधान में आर्टिकल्स कितने थे, 395, पार्ट्स कितने थे इसमें, भाग 22, और शेड्यूल्स कितनी थी, अनुसूचियां, तो मैम वो थी 8। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इसमें से 395 में से 16 आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए, इसी दिन लागू यानी कि एग्जीक्यूट किए गए। ठीक है, अब वो कौन कौन से 16 आर्टिकल्स थे, देखिए लिखिएगा, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 60, 324, 366 और 367, 379, 379, 380, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। एक मिनट, 33 दो बार हो गया, 394। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आर्टिकल्स इसी टाइम पे हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मैम प्लीज चेक, ड्राफ्टिंग कमेटी हैड सजेस्ट 12 शेड्यूल्स नहीं 13 शेड्यूल सजेस्ट की थी। उसने आपका, इसने आपकी 13 से जो की थी वो किसने की थी, B.N. राव जी ने।
और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो फर्स्ट रिपोर्ट में शेड्यूल्स दी थी वो आपकी 8 ही दी थी, 12 नहीं दी थी। 12 बेटा जी इन प्रेजेंट हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है बेटा जी, इसी को कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यही था आपका मूल संविधान। फिर तो इसमें आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, पार्ट्स बढ़ गए हैं, शेड्यूल्स बढ़कर 12 हो गई हैं। मूल संविधान कहते हैं इसी को, यही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब ये आपके इतने आर्टिकल्स यहां पे एग्जीक्यूट हुए इसी दिन। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान निर्माण तक, मतलब 26 ऑफ नवंबर जो है, इस दिन तक संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए थे? सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस डेट तक, जिस डेट को संविधान बनकर तैयार हुआ है? तो आप कहोगे कि मैम इस समय तक 11 सेशंस हुए थे। कितने हुए थे? बच्चा कह रहा है 12, यही तो गलत है, 11 हुए थे। इस दिन तक 11 आपके अधिवेशन हुए थे। ठीक है, संविधान निर्माण में समय कितना लगा था? संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 years 11 days, सॉरी 11 months और 18 days, और 18 days, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण करने के लिए। कुल बहस कितने दिन हुई थी? डिबेट 114 days, 114 दिन डिबेट हुई थी। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन, ठीक है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। यानी 60 देशों के संविधान को आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पढ़ा था बेटा जी। ये कौन बच्चा है जिसको मैं इतनी देर से समझा रही हूं? 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट इस बच्चे का कमेंट। गुनगुन, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं, प्लीज चेक कीजिए। तो गुनगुन मैंने क्या लिखा है? मैंने अभी वर्तमान की अनुसूचियां तो लिखी ही नहीं है बेटा, चेक क्या करूं? गुनगुन बेटा, जब मैंने अभी ये बताया है कि 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, कहां गया मूल संविधान भाई? ये रहा, ये देखो यहां लिखा है, और यहाँ 8 लिखा है गुनगुन। वर्तमान तो मैंने बात ही नहीं की, अभी लिखवाया ही नहीं, 12 वर्तमान में है, मैं कम मना कर रही हूं नहीं है। मैं क्या चेक करूं बेटा, ये तो बताओ। चेक तो वही करूं ना जो लिखवाया है, चेक तो वही करना है ना जो लिखवाया है। चेक क्या करना है बेटा जी? मूल संविधान लिखवाया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे वर्तमान में कितनी है, तो 8 नहीं है, 12 है। 12 मैंने
आपको लिखवाया ही नहीं है अभी कि वर्तमान में 12 है। अभी तो मैंने मूल संविधान बताया है। मूल संविधान में 8 थी, बढ़कर बेटा 12 हुई है ना। अभी मैं अनुसूचियां पढ़ाऊंगी अलग से, तब बताऊंगी आपको उसमें ये सारी चीजें। प्लीज फोकस करें क्लास पे, आप लोग केवल कमेंट्स पे फोकस करते हैं। आगे आइए। तो यहां तक ये चीजें हुई, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। अब इस पे कुल खर्च कितना हुआ था? संविधान बनाने में कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंस 6396,729 रुपीज, लगभग अप्रोक्सीमेटली 64 लैक्स, 64 लाख रुपए। एग्जैक्ट था 6396,729। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए कुल बैठक, टोटल मीटिंग्स फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ कितनी हुई थी? संविधान निर्माण के लिए कुल बैठक 105, 105। ठीक है, अब आइए इसके बाद एक डेट, 24 जनवरी 1950, 24 ऑफ जैन 1950। लिखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक या अधिवेशन, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन सा था? 12वां था। और कब हुआ था? 24 ऑफ जैन 1950। यानी मैम अगर हमसे अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुल अधिवेशन कितने हुए थे, टोटल सेशंस कितने हुए थे, तब हम लिखेंगे 12। लेकिन संविधान निर्माण तक कितने हुए थे? तो मैम 11। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस रखना, दोनों तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि बैठक कितने दिनों हुई थी ये, तो 165 दिनों तक 105 बैठकें चली थी। डेज भी लिख सकते हो आप, 165 दिन तक ये 105 बैठकें चली थी। ठीक है, आगे देखिए, इसी दिन क्या हुआ था बेटा? इसी दिन हुआ था मैम जब ये अंतिम बैठक हुई थी, तो इस अंतिम बैठक में हुआ था संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर। अब पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए थे? फर्स्ट सिग्नेचर मुझे पता था आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वेरी गुड।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बेटा जी बहुत सारी किताबों में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेकिन आपको मैं बता दूं, ब्रैकेट में लिख लेना, इन्होंने गलती से कर दिए थे। इन्होंने गलती से कर दिए थे और इनके सिग्नेचर ऑफिशियल नहीं माने गए थे। ऑफिशियल सिग्नेचर किसके माने जाते हैं मैम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। इन्होंने गलती से कर दिए थे, उनके सिग्नेचर्स को ऑफिशियल नहीं माना गया। ऑफिशियल सिग्नेचर किसका माना जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। समझ आई बात? दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्लास में, इसीलिए किए हैं। उन्होंने गलती से साइन कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल सिग्नेचर आपका किसका होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इसके अलावा जो सिग्नेचर किए थे, टोटल कितने मेंबर्स ने किए थे? तो कितने सदस्यों ने किए थे? सदस्यों में थे आपके 284 मेंबर्स ने। टोटल 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अब इसी दिन 24 जनवरी के दिन ही, अभी यही डेट चल रही है, इसी दिन बच्चे राष्ट्रगान, क्या है आपका नेशनल एंथम? नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपका नेशनल एंथम जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों ही प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। इसी दिन क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का विघटन किया गया। संविधान सभा का विघटन या भंग। डिसॉल्व ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिसॉल्व ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों कर दी गई? क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। क्योंकि मैम इसको जिसके लिए बनाया गया था वो पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, इसलिए इसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, और जब इसको खत्म कर दिया, लिखिएगा इसकी जगह अंतरिम संसद। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अंतरिम संसद का निर्माण किया गया। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम पार्लियामेंट, बताओ कैसी पार्लियामेंट है ये? फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम पार्लियामेंट। बताइए बेटा जी, इंटरिम वर्ड लगा है तो कैसी पार्लियामेंट होगी? बता दो बेटा जल्दी से, शाबाश बच्चों, जल्दी से बता दो एक बार। हाँ बेटा जी, अभी अभी बताती हूं, पहले मुझे इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया मैम, अस्थाई, इसका मतलब है टेम्पररी। क्योंकि जो हमारी स्थायी संसद बनी थी,
स्थायी संसद, ठीक है, यानी परमानेंट पार्लियामेंट जो बनी थी वो बनती है बेटा जी 1952 में। और तब तक ये इंटरिम पार्लियामेंट ही काम कर रही थी, जिसको संविधान सभा को भंग करके बनाया गया था। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में हम शेड्यूल्स। एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि 105 बैठकें 165 दिन तक चली थी। जी हाँ, 105 बैठकें हुई थी और 165 दिनों तक चली थी। और कोई डाउट है बेटा जी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। 26 जनवरी 1950 आपकी जो डेट है वो बची है, और मैं क्लास के बीच में कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि कमेंट अगर मैं लूंगी चीजें डिस्टर्ब होंगी, और चीजें डिस्टर्ब होंगी तो उसके बाद आप डिस्टर्ब होंगे। तो अब आपका कोई प्रश्न है तो अब आप पूछिए, मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूं। मैं हिंदी में पढ़ाऊं, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्या करूं? उन्हें ना पढ़ाऊं? हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताओ। और बोलती तो मैं मोस्टली आपको हिंदी में ही हूँ, समझाती भी हिंदी में हूँ बेटा। ना तो तुम इतने अंग्रेज बन जाओ, ना तुम इतने हिंदी वाले बन जाओ कि इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर दो और इंग्लिश वाले हिंदी को बिल्कुल इग्नोर कर दें। बेटा दोनों भाषाएं हैं, दोनों को सीखो। ठीक है, और जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन है तुम मुझे टैग करो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज लिखो, @ का साइन लगाओ, टीचर के नाम आ जाएंगे, जिससे क्वेश्चन पूछना है उसको लिख लो। बेटा कहीं पर 165 दिन लिखा है और कहीं पे 166 दिन, दोनों ही आपके सही हैं, लेकिन 165 माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 165 भी लिखा है और 166 भी। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि नवीन सर ने जो है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बेटा जी ऑप्शन में 165 या 166 दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, एक ही होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। अब एक और आ रहा है कि मैम नवीन सर ने लिखवाया है कि 207 सदस्यों ने भाग लिया था, आ जाओ पहली बैठक में। बेटा जी किताबों को उठाकर पढ़ो, 207, 208, 211, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। और यकीन नहीं है तो आज ही जाके सर्च करना, आज ही जाके सर्च करना। मैम क्रिप्स मिशन 23 मार्च लिखवाया है आपने 1942, लेकिन मैम 22 मार्च लिखा हुआ है किताब में, बिल्कुल लिखा होगा, लेकिन ये ज्यादा माना जाता है। आप बताओ क्या करें? 211 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और 211 सदस्यों को माना गया है। अब बताओ क्या करें? तो नवीन सर भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं। ठीक है, आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी 2 बर्थ ऑफ डेट है, दोनों को मानता है, क्या करें बताओ? क्योंकि कुछ जगह पर प्यारे बच्चे एक चीज के दो दो फैक्ट्स हैं, और एग्जामिनर कभी भी दोनों को एक साथ नहीं देता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो डेट्स, जो उनके साइट्स की डेट हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बताओ क्या करें? तो हम तुम्हें वो बता देते हैं जो एग्जाम में माना गया है या एग्जाम में कभी पूछा गया है। ठीक है, किसी किताब में लिखा है 15 आर्टिकल लागू हुए थे, बेटा 16 हुए थे, क्योंकि जिन किताबों में 15 लिखा है उन्होंने 16वें को ऐड ही नहीं करा, वो ऐड ही नहीं करा बेटा। तो आप पहले चीजों को खुद से चेक करो कि क्या मैम सही कह रही है, क्या मैम सही कह रही हैं। तो आपको खुद भी काम करना है चीजों पर। आप क्या करते हो, एक मैसेज लिखते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता है, आप सब गलत पढ़ा दे रही हो। नहीं, मैं आपके भरोसे को जीतने आई हूँ, आपके दिल को जीतने आई हूँ, और जब मैं आपके भरोसे को ही नहीं जीत पाऊंगी तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है बेटा? ये मेरा तुमसे वादा है, पॉलिटी की अंतिम क्लास में तुम कहोगे कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया है और हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने मेहनत की है हमारे साथ, और ये मैं तुमसे लिखवा कर रहूंगी, ये तुम लिखोगे मेरे लिए, है ना? कब? लेकिन मैं पहले दिन से नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारा दिल जीतना है ना।
अभी तो दिल जीतना है, तो दिल जीतने में टाइम लगेगा। जब तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे तो तुम खुद ही कहोगे। ऐसे ही हिस्ट्री में हुआ था, मैंने डिटेल में पढ़ाया, बच्चों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अब उनके जब क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को वो टिक करते चले जाते हैं सही, तो वो खुश होते हैं और वही बच्चे मैसेज करते हैं, और उससे मैं भी खुश हो जाती हूँ, मेरा भी दिल खुश हो जाता है। बेटा तुम्हारा प्यार पाना है। अंकित भाटी सर ने हमें यहाँ पे जगह दी है इस प्लेटफॉर्म पे, और क्यों दी है? क्योंकि उन्हें ये भरोसा है कि उनके टीचर्स बच्चों का दिल जीत लेंगे, और मुझ पे नहीं है तो अंकित सर पे तो भरोसा रखो। तो ये फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं बेटा, जो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग हैं, और आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करना होता है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। आप जितने क्वेश्चन चाहें पूछ सकते हैं, हर प्रश्न का जवाब आपको मैं दूंगी। कल मेरे से डेप्यूटी चेयरमैन की डेट मिस हो गई थी, उसको मैंने आज लिखवा दिया। गलती होगी वो एक्सेप्ट करूंगी मैं, मेरे से गलती हो मुझे बताओ, मैं आपने ये गलत लिखवा दिया, मैं तुरंत अगले दिन बोलूंगी कि हाँ बेटा ये गलत है, इसको ठीक कर लो। तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी मैं, तो तुम्हें इतना विश्वास तो बेटा मेरे पे रखना होगा, है ना? इतना सा तो रख लो। उम्मीद करती हूँ कि आपका विश्वास जल्दी से मैं जो है जीत लूंगी। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। पीवाईक्यू जो है, ऐसा करते हैं, जब आपके वीक में जो आपको टेस्ट दिए जाते हैं 20 क्वेश्चंस, उसमें मैं भी अपना टेस्ट देना शुरू कर दूंगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है, और उसे ही हमें आपसे जीतना है, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी खुशी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आपके कमेंट्स में सबके कमेंट्स नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बेटा सबके कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी समझना होगा कि हज़ारों बच्चा सामने पढ़ रहा है और पढ़ाने वाला टीचर एक है, और 1000 कमेंट 1 घंटे में अगर मैं लूँगी, तो मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।